INA 24 के सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप न्यूज पर। दिल्ली में 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ। अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। नई दिल्ली भगदड़ रेलवे स्टेशन पर अब सीआरपीएफ की तैनाती। WPL में आज बेंगलुरु वर्सेस दिल्ली। दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भी भूकंप। महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़ है। शिव नवरात्रि आज से शुरू। भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन। उत्तराखंड में नीति आयोग की कार्यशाला आयोजित। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत। और खबरों का रुख करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। और इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। वैसे तो भाजपा अपने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती आई है और इसके बावजूद 6 विधायकों के नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले। इनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। इन्हीं 9 नामों में सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। तो आपको बता दें, 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ होगी। 19 को विधायक दल की बैठक होगी। पीएम समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। 6 विधायकों के नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। 15 विधायकों के नामों को बीजेपी ने शॉर्टलिस्ट किया है। 9 नामों में सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर के नाम तय किए जाएंगे। दिल्ली मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। तो 7 लोकसभा सीटों से एक भाजपा विधायक को चुना जा सकता है। तो बिहार और पंजाब चुनाव को देखते हुए जातिगत समीकरण भी देखे जाएंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद यानी 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है और पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें सीएम की घोषणा होगी और शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। और अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों का तीसरा बैच 16 फरवरी को रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के C-17A ग्लोब मास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर आए। हरियाणा के लोगों के लिए पुलिस के अधिकारी वॉल्वो बस लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि सभी लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। डिपोर्ट किए गए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को डायपर के साथ दूध उपलब्ध करवाया है। बताया जा रहा है कि देश के 18,000 लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5,000 लोग हरियाणा के हैं। अब तक कुल 332 भारतीय डिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिका विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं, पुरुषों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था। और इस तरह अब तक 332 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। तो अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। इनमें हरियाणा के 44, पंजाब के 33 लोग और अब तक 332 लोगों को लौटाया गया। दूसरे बैच में पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8 लोग, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। इनमें अधिकांश 18 से 30 साल की उम्र के हैं।
और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। महाकुंभ के बीच बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा रेलवे ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने भविष्य में पीक सीजन में भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए देश के 60 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। महाकुंभ के बाद 2027 में नासिक और हरिद्वार में भी अर्धकुंभ लगेंगे। इसके अलावा 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी सिंहस्थ मेले का आयोजन होना है। नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी को रात 9:26 पर भगदड़ मचने से 11 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 28 जनवरी देर रात को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई। तो घटना से 2 घंटे पहले 1 घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे गए। भगदड़ की शुरुआत जांच में पता चला कि नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे रेलवे ने 1500 जनरल टिकट बेचे गए हैं। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिससे भीड़ को काबू करने में मुश्किलें आईं और स्थिति बिगड़ी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने घटना से 2 घंटे पहले 1 घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे थे और आमतौर पर दिन भर में 7000 टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन इस दिन 9600 टिकट बेचे गए थे। तो नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के 3 बड़े कारण। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थीं। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थीं और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। वहीं कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे और अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और इससे भगदड़ मची। वहीं तीसरा कारण, 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और भूकंप से जुड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की, साथ ही कहा कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.5 घंटे बाद सुबह 8 बजे बिहार के सिवान में भी भूकंप आया और अगर बात की जाए दोनों जगहों की तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए और हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। तो वहीं भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की है, साथ ही कहा कि अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। तो पीएम मोदी ने लोगों से शांत रहने की अपील की है।
तो आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली के निवासी नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने पहली बार इतना तेज भूकंप महसूस किया। वहीं गाजियाबाद की एक ऊंची इमारत में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि झटके इतने तेज थे कि घबराहट में सभी लोग नीचे भाग आए। वहीं नोएडा सेक्टर 20 की ब्लॉक में सुबह टहल रही एक महिला ने कहा कि हम लोग पार्क में वॉक कर रहे थे, इसलिए ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह काफी तेज था, लोग तुरंत बाहर आ गए। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन अचानक झटके से रुक गई हो। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि भूकंप क्यों आता है। हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है और ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। बात करेंगे महाकुंभ की, जहां आज फिर जबरदस्त भीड़ है। दोपहर 12 बजे तक 75.92 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। वहीं मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वाहनों को संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। आपको बता दें, आज महाकुंभ का 36वां दिन है और 13 जनवरी से अब तक 53.71 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाकुंभ में है और संगम की डुबकी लगाई। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी संगम में स्नान किया और आज गंगा पंडाल में 8 घंटे में करीब 10,000 लोग हैंड प्रिंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। रविवार को प्रयागराज रीवा हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लखनऊ, कानपुर और जौनपुर के रास्तों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्री जमीन पर बैठे और लेटे हुए नजर आए। तो महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ है और देखा जाए तो लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। संगम में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आज अगर दोपहर 12 बजे तक की बात की जाए तो 75.92 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। वहीं भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। लगातार घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं, स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है और इसके साथ ही सभी तरह के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। तो प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदला गया है। वाहनों को संगम से 10 से 12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो आज महाकुंभ का 36वां दिन है और 13 जनवरी से अब तक 53.71 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाकुंभ में और इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी संगम में स्नान किया। तो गंगा पंडाल में 8 घंटे में करीब 10,000 लोग हैंड प्रिंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। और उज्जैन में महाशिवरात्रि तक चलने वाले उत्सव के लिए महाकाल मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। मंदिर परिसर में नया रेड कारपेट बिछाया गया है और पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार यानी 17 फरवरी से 9 दिन तक चलने वाली शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई और इस बार यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले यानी 17 फरवरी से शुरू हो रहे उत्सव में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा और पूरे 9 दिन तक महादेव अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। शिव नवरात्रि आज से शुरू हो गई है। 9 दिन तक अलग अलग रूपों में महाकाल दर्शन देंगे और वही सजीला रूप देखकर भक्त भी निहाल होंगे। तो पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया और आपको बता दें 30 साल बाद यह विशेष संयोग बना है।
तो इस बार शिव नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 10 दिनों तक मनाई जाएगी और यह विशेष सहयोग 30 साल बाद बना है। वहीं उत्सव के लिए महाकाल मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। वहीं मंदिर परिसर में नया रेड कारपेट भी बिछाया गया और पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कृष्ण पंचमी से त्रयोदशी तक यह उत्सव मनेगा। उत्सव 17 फरवरी से शुरू हो गया है। कोटि तीर्थ कुंड के पास स्थित श्री कोटेश्वर महादेव का अभिषेक और पूजन हुआ। गर्भगृह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक और पूजन किया गया। तो शिव नवरात्रि में आरती का समय भी बदलेगा और शिव नवरात्रि के दौरान अभिषेक और पूजन के विशेष अनुक्रम के कारण श्री महाकालेश्वर मंदिर में भोग आरती और संध्या पूजन का समय बदल जाएगा। आमतौर पर मंदिर में सुबह 10 बजे भोग आरती और शाम 5 बजे संध्या पूजन होता है। तो शिव नवरात्रि के 9वें दिन दोपहर 1 बजे भोग आरती और दोपहर 3 बजे संध्या पूजन होगी और 9 दिन तक महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। और भोपाल में 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 17 से 21 फरवरी तक मध्य प्रदेश पुलिस की मेजबानी में आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में बड़े तालाब के बोट क्लब पर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के कार्य के साथ साथ खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के अनेक सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए देश का नाम रोशन किया है। जब पुलिस बल एक बार जब ज्वाइन करते हैं तब से रिटायरमेंट तक जवान ही कहलाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा है, जिसे मैं हृदय से अनुभव करता हूं। भोपाल का तालाब आज एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव कर रहा होगा। यह तालाब 1000 साल से भी अधिक पुराना है, लेकिन आज यह हमारे जवानों के साहस और पराक्रम से जीवंत हो उठा है। भोपाल में आज पुलिस बल, अर्धसैनिक बल सबका संयुक्त रूप से छठी वाटर स्पोर्ट्स पुलिस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है, जहां 23 से ज़्यादा राज्यों के 557 से ज़्यादा खिलाड़ी अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिभा का कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग इत्यादि स्पर्धा में भाग लेकर के हमारी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर इस पुरस्कार में भाग लेने आए। मैं सबके लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल वैसे भी अतिथि संस्कार के कारण जाना जाता है और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव। मैं उम्मीद करता हूं भोपाल का ताल आज अलग प्रकार का आनंद का अनुभव कर रहा होगा। 1000 साल से ज़्यादा पुराना तालाब, लेकिन आज ये जीवंत हो रहा है हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम से, उनके अपनी खेल के प्रति समर्पण से। जीवन में खेल व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि वो अपनी लंबी आयु का भी और उसी के साथ साथ सब प्रकार के गुणों से युक्त होने का मौका देता है। मेरी अपनी ओर से सभी राज्यों के आए हुए पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जवानों को बधाई। और विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली और बेंगलुरु दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में जीत मिली थी। आरसीबी ने पहले मैच में टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज किया और वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 2 विकेट से हराया था। पिछली बार दोनों टीमों का मुकाबला WPL 2024 फाइनल में हुआ था और यहां आरसीबी ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी और इस मैच में WPL इतिहास की टॉप 3 बैटर दिल्ली की मैग लैनिंग, शेफाली वर्मा और आरसीबी की एलिस पेरी मैदान में फुल फॉर्म में दिखेंगी। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप पर है। आरसीबी ने इस सीजन में अब तक 1 मैच खेला है और उसमें भी जीत दर्ज की है। वही गुजरात जायंट्स दूसरे पायदान पर है, वही दिल्ली कैपिटल्स तीसरे नंबर पर है। दिल्ली ने भी अब तक 1 मैच खेला और उसे जीता है। दिल्ली के पास भी आरसीबी के बराबर 2 पॉइंट्स हैं। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा।
और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजघाट पहुंचकर चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा और वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश दिया। सीएम ने चंबल अभ्यारण्य का दौरा किया और चंबल नदी के घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने चंबल नदी के जैव विविधता और उसके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध है और यहाँ के घने वन, विधिक वृक्ष और वन्य प्राणी राज्य की पहचान बन चुके हैं। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों का घर है और यह राज्य चीता पुनर्स्थापन में भी एकमात्र राज्य है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चंबल नदी में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3000 घड़ियाल हैं और इनमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिस प्रकार से इस पे प्रॉपर सरकार के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, 3 राज्यों में बटा हुआ है अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 2024 की जनगणना में घड़ियाल की संख्या अब देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है, एशिया महाद्वीप। मुझे इस बात को सुनकर के आनंद आ रहा है कि एशिया महाद्वीप की नदी बता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मगर, 9 प्रकार के विभिन्न कछुए, विभिन्न प्रकार की मछलियां, सभी प्रकार के पक्षी, खासकर इंडियन स्कीमर, काले बेली टर्न, ग्रेट ग्रे हेरोन, ब्राह्मणी डक इत्यादि बहुत सारे पक्षी जो अपने भी हैं और विदेश से भी आते हैं। और इसका सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर के फरवरी तक का रहता है। आने वाले समय में यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, घड़ियाल संरक्षण के आधार पर अभ्यारण्य में पर्यटक बढ़े, इस नाते से इसकी योजना बन रही है। उस पर हमने काम करने की दिशा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया है। आज मैं माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय सांसद खजुराहो श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कृषि अजल सिंह कंसाना जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप सिंह अग्रवाल जी, यहाँ की विधायिका श्रीमती सरला रावत जी, हमारे पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया जी, सबके साथ आ जा करके मुरैना के इस हिस्से में भविष्य की पर्यटन की संभावनाओं को लेकर के काम करने का हमारा सबका संकल्प है। और खास करके हम सब जानते हैं कि ये हजारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं। ये 2022 में अंडों का संग्रह करके इनके बच्चे निकले थे और धीरे धीरे इनको जलीय व्यवस्थाओं के अंदर उनका जीवन बचे, उसकी व्यवस्थाओं के लायक बना करके छोड़ने का जो क्रम है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 106 यानी 10 आज हमने यहाँ घड़ियाल के बच्चे छोड़े हैं। सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि यहाँ की जो विशेष स्थिति और विशेष जल जीव, वन्य जीव है, उनसे सब परिचित हो सके। और सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।